हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज के और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के बिलियन अर्थात सॉल्यूशन चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रासरण या फिर प्रासरण दाब लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में मेरे भाई जानेंगे कि प्रासरण क्या होता है, प्रासरण दाब किसे कहते हैं, प्रतिलोम प्रासरण क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है। ये टॉपिक थोड़ा अलग लग रहा होगा अर्धपारगम झिल्ली, लेकिन मेरे भाई प्रासरण, प्रासरण दाब और प्रतिलोम प्रासरण इसी अर्धपारगम झिल्ली पर आधारित है। इसे इंग्लिश में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है एसपीएम, ठीक ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्थात एसपीएम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कहीं पे अगर आपको एसपीएम दिखेगा तो जान लीजिएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्थात अर्धपारगम झिल्ली, ठीक ना। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में प्रासरण, प्रासरण दाब क्या होता है, प्रतिलोम प्रासरण क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, आज की इस वीडियो में एकदम बारीकी से समझेंगे, ठीक ना। मेरे भाई आप सबको बताए थे कि हर एक टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण होंगे सभी के सभी इस चैनल पे कवर कराएंगे, ठीक ना। तो मेरे भाई सबसे पहले प्रासरण दाब तो टॉपिक है, लेकिन प्रासरण दाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रासरण दाब से पहले जानना जरूरी है कि प्रासरण किसे कहते हैं, ठीक ना। क्योंकि अगर आपसे कहा जाए 1 kg वजन है और इस पर 100 ग्राम दाब देते हैं तो 1 kg 100 ग्राम हो जाएगा, तो हम दाब तो समझ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रासरण जानना जरूरी है, ठीक ना। तो मेरे भाई सबसे पहले आप सबको अर्धपारगम झिल्ली को बताते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली पर आधारित तीनों हैं, प्रासरण, प्रासरण दाब, प्रतिलोम प्रासरण, ठीक ना। तो पहले इसको समझते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले मेरे भाई अर्धपारगम झिल्ली को समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है नहीं पूछता, नहीं हमेशा पूछा जाता है, ठीक ना। तो अर्धपारगम झिल्ली मेरे भाई इसका परिभाषा है ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को ही अपने में से गुजरने देती है, जबकि विलेय के अणुओं को अपने में से गुजरने नहीं देती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाता है, ठीक ना। इसे थोड़ा हम फिगर के माध्यम से समझते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरे भाई फिगर बनाते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बिलियन है, ठीक ना। यहाँ पे बिलियन एक ग्राफ बनाते हैं, बिलियन इसमें इस पात्र में बिलियन भरा है, एक दूसरा पात्र है, इस दूसरे पात्र में भी बिलियन भरा है, पूरा का पूरा क्या भरा है, बिलियन भरा है। यहाँ पे इस तरीके से दर्शा दे रहे हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा बिलियन भरा है इस पात्र में। और यहाँ पे क्या क्या रहा है कि ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को ही अपने में से गुजरने देती है। यहाँ पे इस तरीके से एक एसपीएम होता है, एसपीएम का फुल फॉर्म क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्थात अर्धपारगम झिल्ली से हिंदी में कहते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, दोनों पात्र से जुड़ा हुआ है। एक पात्र में क्या भरा है, बिलियन, इस पात्र में भी बिलियन भरा है। अब बिलियन किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो बिलियन दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक, ठीक ना। यहाँ पे विलेय और विलायक मिलेंगे, जब दोनों लोग विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तब जाके बिलियन का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो जो बिलियन बना है इस बिलियन में कुछ ना कुछ विलायक का मात्रा होगा, ठीक ना। तो जो दोनों पात्र हैं, यहाँ पे बिलियन लिख देते हैं, जो दोनों पात्र हैं इस पात्र में बिलियन भरा है। अब बिलियन भरा है, बिलियन में कुछ ना कुछ विलायक होगा, तभी विलायक और विलेय मिले के बिलियन बना होगा। तो जो विलायक है ये केवल एसपीएम, इसे लिख देंगे एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली, ये केवल विलायक के अणुओं को ही अपने में से गुजरने देता है, जबकि विलेय के अणुओं को नहीं गुजरने देता। इसमें से विलायक के अणु इसमें जा सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु नहीं जा सकते, क्योंकि विलेय के अणुओं को नहीं जाने देता है अपने रास्ते से होकर, केवल विलायक के अणुओं को ही अपने में से गुजरने देता है। इसमें से विलायक के अणु इसमें आ सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु नहीं आ सकते। तो यही परिभाषा है कि ऐसी झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जो केवल विलायक के अणुओं को ही, मान लीजिए यहाँ पे विलायक है तो केवल विलायक के अणुओं को ही इधर आने देगा, विलेय के अणुओं को नहीं आने देगा, ठीक ना। उसी को हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। यही परिभाषा था, ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को ही अपने में से गुजरने देती है, जबकि विलेय के अणुओं को अपने में से नहीं गुजरने देती है, उसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, ठीक ना। तो मेरे भाई विलेय और विलायक मिलकर बिलियन बनते हैं, दोनों पात्र में बिलियन भरा है, तो बिलियन में कुछ ना कुछ विलायक का मात्रा होगा ना, तो विलायक को ही अपने रास्ते से गुजरने देता है, विलेय को नहीं अपने रास्ते से जाने देता है, तो उसी को हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। इसी पे आधारित था तीनों टॉपिक, इसलिए मैंने पहले अर्धपारगम झिल्ली बताया। अब समझते हैं मेरे भाई प्रासरण क्या होता है, ठीक ना। प्रासरण का पहले परिभाषा देखिए कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता
सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाना परासरण कहलाता है। ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, दो पात्र है और दोनों पात्र में पूरा का पूरा क्या भरा है, विलयन भरा है। ठीक ना। यहाँ पे मेरे भाई लिख देते हैं कि इस पात्र में पूरा का पूरा क्या भरा है, विलयन भरा है, क्योंकि आप सबको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों पात्र है, दोनों पात्र में विलयन भरा है। और यहाँ पे जो आप सब इस तरीके से लाइन दिख रहे हैं रेड कलर का, ये मेरे भाई क्या है, ये एसपीएम है। यहाँ पे लिख देते हैं, आप सबको बताया ना, एसपीएम शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली। ठीक ना। तो दोनों पात्र है और दोनों पात्र से एसपीएम का लगाव है। ठीक ना। दोनों पात्र में एसपीएम जोड़ा गया है, अर्धपारगम झिल्ली जोड़ा गया है। परासरण का परिभाषा किस तरीके से बन जाएगा कि जो दोनों पात्र हैं, इस पात्र में जो विलयन भरा है, इस विलयन की सांद्रता कम है और इधर जो पात्र में विलयन भरा है, इस विलयन की सांद्रता अधिक है। एकदम स्पष्ट रूप से लिखे हैं मेरे भाई। इतना आसान परिभाषा आप सबके लिए इसलिए लेकर आता हूं कि अगर आप इसको नोट बनाएंगे ना तो भी आप सबको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप पूरा का पूरा इस तरीके से छाप दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए विलायक के अणुओं का, यहाँ पे विलयन था, इस विलयन की सांद्रता कम है, इधर वाले विलयन की सांद्रता अधिक है। इसमें कुछ ना कुछ विलायक की मात्रा होगा। अगर विलयन मिलकर बना है तो विलयन में कुछ ना कुछ विलायक होगा, कुछ ना कुछ विलेय होगा। लेकिन हमें विलायक से मतलब है कि विलायक के अणु, इसमें कुछ ना कुछ विलायक के अणु होंगे। तो विलायक के अणुओं का विलयन की कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाना परासरण कहलाता है। इसमें कुछ ना कुछ विलायक होंगे, तो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाना परासरण कहलाता है। आप यही जानिए, दो पात्र है, दोनों पात्र में विलयन भरा है, इधर वाले पात्र की विलयन की सांद्रता कम है, इधर वाली पात्र की विलयन की सांद्रता अधिक है। ठीक ना। तो विलयन की सांद्रता, इसमें कुछ ना कुछ विलायक होंगे, विलयन तभी जाकर बना होगा। तो विलायक के अणुओं का विलयन की कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाली विलयन की ओर जाना, अर्धपारगम झिल्ली की रास्ते से होकर जाना परासरण कहलाता है। तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ के विलायक के अणु जो हैं अर्धपारगम झिल्ली से होकर इधर आएंगे अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ, तो उसे ही हम परासरण कहते हैं। यही परिभाषा भी लिखा गया है कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। यहाँ पे इस तरीके से आप तीर लगा दीजिएगा, एरो। ठीक ना। कि क्या हो रहा है, अर्ध का जो विलयन की सांद्रता कम है वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जा रहा है। किसके रास्ते से जा रहा है, अर्धपारगम झिल्ली से होकर जा रहा है। तो मेरे भाई यही था परासरण। ठीक ना। कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना, वो भी अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाना परासरण कहलाता है। ठीक ना। परासरण तो समझ में आ गया होगा। अब परासरण दाब को समझते हैं कि परासरण दाब क्या होता है। ठीक ना। क्योंकि मेरे भाई देखिए, परासरण दाब इसलिए बताएं कि क्यों, अगर आप परासरण समझ जाएंगे तो परासरण दाब में दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना। तो मेरे भाई अब परासरण देखते हैं कि परासरण क्या होता है। ये भी एकदम आसान तरीका से लेकर आए हैं, एकदम आसान परिभाषा है इसका भी। तो परासरण दाब है कि विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। इसे थोड़ा डायग्राम से और ही स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा एक पात्र बनाए हैं और इस पात्र में पूरा का पूरा विलयन भरा है, और इधर भी एक पात्र है, एक पात्र में पूरा का पूरा क्या है, विलयन भरा है। यहाँ पे दो पात्र का खेल है। ठीक ना। दो पात्र का खेल है। इसी पात्र से आप सबको समझ जाएंगे, तो इसी पात्र से आप इसका क्या परिभाषा बना लेंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा मेरे भाई विलयन भरा है। अभी इसको लिख भी दे रहा हूँ। ठीक ना। पूरा का पूरा क्या है, विलयन भरा है। अब इस विलयन में हम यहाँ से क्या करते हैं, एक अर्धपारगम झिल्ली का हम यहाँ पे एक परत बना देते हैं। क्या है, अर्धपारगम झिल्ली है, एसपीएम यहाँ पे लिख दीजिएगा, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्धपारगम झिल्ली हो जाएगा। अब इधर भी एक पात्र है, इसमें पूरा का पूरा विलयन भरा है, इधर भी एक पात्र है, इसमें भी पूरा का पूरा विलयन भरा है। ठीक ना। इधर वाले पात्र की जो विलयन की सांद्रता है कम है, और इधर वाले पात्र की जो विलयन की सांद्रता है वो अधिक है। ठीक ना। इसके पहले जो डायग्राम समझाए एकदम बिल्कुल वही है। देखिए यहाँ पे एकदम यही डायग्राम समझिए कि इधर वाला जो पात्र दिख रहा है इसकी विलयन की सांद्रता कम है, और इधर जो पात्र दिख रहा है उसकी विलयन की सांद्रता क्या है, अधिक है। ठीक ना। तो यहाँ पे जो विलयन दिख रहा है, एक का सांद्रता कम है, एक का सांद्रता ज़्यादा है, और अर्धपारगम झिल्ली लगा है बीच में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि कम सांद्रता वाले विलयन के जो विलायक के अणु है वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जा रहे हैं। ठीक ना। और किसके रास्ते से जा रहे हैं,
हैं एसपीएम अर्धपारगम झिल्ली से होकर जा रहे हैं। लेकिन अगर एसपीएम को अर्धपारगम झिल्ली पर न्यूनतम अर्थात कम से कम इतना दाब लगा दिया जाए कि जो आने जाने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाए, तो उसी को हम परासरण दाब कहते हैं। ठीक ना, आपको इतना ज़्यादा नहीं लगाना है, आपको एकदम न्यूनतम कम से कम उस पर दाब लगाना है कि केवल वो रुक जाए, केवल वो रुक जाए। जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं जब स्टूडेंट, वहाँ पे जब अध्यापक होमवर्क देते हैं कि घर से करके लाना है, नहीं करके जाते हैं तो उन्हें न्यूनतम दंड दिया जाता है, कम से कम दंड दिया जाता है कि अगर इससे नहीं समझेंगे तो और हार्ड दंड दिया जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे मेरे भाई जो आने जाने की प्रक्रिया है, यहाँ पे विलायक के अणु विलयन की कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर आ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पे इस तरीके से दाब लगाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से इस पे दाब लगाएंगे, एकदम न्यूनतम मतलब कम से कम दाब लगाना है कि केवल आने जाने की प्रक्रिया रुक जाए। ठीक ना, तो यहाँ पे दाब जब लगाएंगे आने जाने की प्रक्रिया रुक जाए, अर्थात इसके विलायक के अणु यहीं पे रहे, इसके विलायक के अणु यहीं पे रहे, तो उसी को हम परासरण दाब कहते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा क्या है कि विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण क्रिया का मतलब क्या है, इसके पहले परासरण मैंने बताया कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। तो ये परासरण क्रिया रुक जाए, जो जा रहा है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, तो इस पे इतना न्यूनतम दाब लगाइए, कम से कम दाब लगाइए कि आने जाने की प्रक्रिया रुक जाए, उसी को हम परासरण दाब कहते हैं। ठीक ना, यहाँ पे एकदम अधिक बल नहीं लगाना है, थोड़ा दाब लगाना है न्यूनतम की केवल प्रक्रिया रुक जाए आने जाने की, उसी को हम परासरण कहते हैं, परासरण दाब। ठीक ना, तो यहाँ पे परिभाषा क्या है, विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे उसे हम परासरण दाब कहते हैं। समझ में आया होगा। यहाँ पे इसका समीकरण है, समीकरण को याद रखिएगा, पूछता है बहुविकल्पी में। इसका जो समीकरण है PV = nRT, आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, तो मेरे भाई ये गैस समीकरण का फार्मूला होता है PV = nRT। ठीक ना, PV क्या है, PV यहाँ पे है परासरण, हम परासरण को पाई से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, पाई, इसको आप सब नोट कर लीजिएगा, पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, परासरण दाब था, लेकिन हम परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, तो पाई भी इक्वल लिखेंगे nRT। ठीक ना, nRT लिखेंगे। अब मेरे भाई अगर हम पाई को रोके, इधर पाई को इधर रोके, तो b क्या है, अगर इधर गुणा में है तो इधर भाग में चल जाएगा, तो n/v क्या हो गया, भाग में चला आया, और RT था तो RT लिख दिए। एक समीकरण ये हो गया है, दूसरा समीकरण हो गया, यदि n/v को हम c लिखें तो क्या हो जाएगा, पाई इक्वल n/v को हम c लिखेंगे तो RT हो जाएगा। ठीक ना, और इसे CST भी लिखते हैं। तो मेरे भाई ये 4 समीकरण था, 4 समीकरण बहुविकल्पी में पूछता है, आप सब इसको याद रखिएगा। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पाई का मतलब क्या है, परासरण दाब है, n का मतलब क्या है, मोलों की संख्या है, R का मतलब क्या है, गैस नियतांक है, C का मतलब क्या है, सांद्रता है, और V का मतलब क्या है, V का मतलब आयतन है। तो मेरे भाई ये रहा क्या, परासरण दाब और उसका समीकरण। अब मेरे भाई एक और महत्वपूर्ण है, परासरण दाब का एक उल्टा होता है प्रतिलोम परासरण। ठीक ना, प्रतिलोम परासरण इसी का एकदम बिल्कुल उल्टा होता है, तो उसको भी देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। ठीक ना, तो मेरे भाई ये रहा प्रतिलोम परासरण। अब प्रतिलोम परासरण का पहले परिभाषा हम देखते हैं। यदि विलयन पर परासरण दाब अधिक लगा दिया जाए तो परासरण की दिशा बदल जाती है, अर्थात विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगे तो उसे हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 विलायक हैं, 2 विलयन है, सॉरी यहाँ पे क्या है, 2 विलयन है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, इस तरीके से आप सबको डायग्राम बनाना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर भी विलयन है और यहाँ पर भी विलयन है, लेकिन क्या है, इस विलयन की सांद्रता कम है और इस विलयन की सांद्रता अधिक है, और जो बीच में लगा है SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली लगाया गया है। ठीक ना, तो परासरण में मैंने आपको क्या बताया, परासरण में मैंने आप सबको बताया कि जो एक तरफ अगर विलेय है, एक तरफ विलायक है, एक तरफ विलेय है, एक तरफ विलायक है, तो SPM जो होता है अर्धपारगम झिल्ली जो होता है वो केवल विलायक के अणुओं को ही अपने रास्ते से गुजरने देता है, विलेय के अणुओं को नहीं गुजरने देता। अगर इधर मान लीजिए विलायक रहे, इधर विलेय रहे, तो विलेय इधर नहीं आ सकता क्योंकि नहीं आने देगा, लेकिन विलायक इधर जा सकता क्योंकि विलायक को अपने रास्ते से गुजरने देता है। तो मैंने कहा वो परासरण होता है। और परासरण दाब क्या कहा कि अगर इस पे इतना न्यूनतम दाब लगाया जाए, मतलब कम से कम दाब लगाया जाए कि आने जाने की प्रक्रिया जो परासरण में हो रहा था कि इधर से उधर जा रहे थे, वो आने जाने की प्रक्रिया रुक जाए, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। लेकिन परासरण दाब का एक उल्टा परिभाषा है प्रतिलोम
प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे 2 विलयन था और विलयन में एक तरफ जो था एक कम सांद्रता वाला विलयन था और एक तरफ अधिक सांद्रता वाला विलयन था, ठीक ना। तो विलयन में इसके पहले परासरण दाब कम लगाया जा रहा था कि आने जाने की प्रक्रिया रुक जाए, लेकिन अब की बार इतना ज़्यादा इस पे दबाव दिया जाए, इस पे इतना ज़्यादा दाब लगा दिया जाए कि विलयन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, जो विलायक के अणु थे कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे, लेकिन इस पे इतना दाब लगा दीजिए ना कि विलायक के अणु कम सांद्रता अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता की ओर आने लगे, उल्टा आने लगे, ठीक ना। इसके पहले क्या था, विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे, लेकिन अब की बार इस पे इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाए, इतना ज़्यादा दाब लगा दिया जाए ना कि जो विलायक के अणु है, विलायक के जो अणु है कम सांद्रता वाले अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर आने लगे। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। मेरे भाई परासरण दाब में इसके पहले परासरण में क्या होता था कि विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे, लेकिन इस पे इतना ज़्यादा दबाव लगा दिया जाए, इस पे इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाए कि क्या हो, ये जो विलायक के अणु है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आने लगे, उसे ही हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। 2 पात्र था, दोनों पात्र में विलयन भरा था, इस पात्र में जो विलयन भरा था इसकी सांद्रता कम है, इस पात्र में जो विलयन भरा है इसकी सांद्रता अधिक है, और बीच में जो लगा है अर्धपारगम झिल्ली है। अर्धपारगम झिल्ली पर इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाए, इतना ज़्यादा दाब लगा दिया जाए कि जो विलायक की अणु है अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर आने लगे, उसे ही हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं, ठीक ना। यदि विलयन पर परासरण दाब इतना लगा दिया जाए कि परासरण की दिशा बदल जाए, इसके पहले कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहा था, लेकिन इतना दाब लगा दीजिए विलयन पर ना कि परासरण की दिशा बदल जाए, अर्थात विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगे, उसे ही हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं, ठीक ना। बात समझ में आया होगा मेरे भाई। आप सबको यही बात दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने परासरण बताया कि परासरण क्या होता है, तो उसी का उल्टा प्रतिलोम परासरण है। परासरण होता है कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है, लेकिन प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं कि विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या, प्रतिलोम परासरण कहलाता है। ये जो आपको दिख रहा है दिख रहा है डायग्राम, ये प्रतिलोम परासरण अर्थात अधिक सांद्रता वाले विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता की ओर जाना, और जो ये डायग्राम दिख रहा है ये केवल परासरण का दिख रहा है, परासरण का कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है, और उसी का विपरीत है प्रतिलोम परासरण कि विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना प्रतिलोम परासरण कहलाता है। तो मेरे भाई ये रहा अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं, प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं। तो मेरे भाई ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो चारों टॉपिक बताए हैं, ये चारों ही टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 2 नंबर का ये टॉपिक होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन लेकर आते हैं मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में, और चारों टॉपिक में कहीं ना कहीं एक टॉपिक तो देखने को मिलेगा, चाहे परासरण देखने को मिले, चाहे प्रतिलोम परासरण देखने को मिले, चाहे परासरण दाब देखने को मिले, चाहे अर्धपारगम झिल्ली मिले, ठीक ना, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। मेरे भाई आप सबके लिए एक और बात है कि अगर आप विलयन का बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि विलयन का बेसिक वीडियो अगर नहीं देखे रहेंगे ना तो जितने भी टॉपिक विलयन से रिलेटेड रहेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। विलयन के बेसिक वीडियो को अगर नहीं समझेंगे तो आप जो विलयन चैप्टर से न्यूमेरिकल है, सवाल है, अंकित प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई विलयन का बेसिक वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से विलयन चैप्टर से जो होता है मोलरता, मोललता, मोल प्रभात, तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कराए हैं, इसको भी अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तीनों टॉपिक ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद से हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, इसको भी कवर करा दिए हैं। वाष्प दाब में अवनवन, हिमांक में अवनवन, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब, ये चारों टॉपिक अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार होते हैं, लेकिन 3 टॉपिक को एक वीडियो क्लियर किए हैं। और परासरण दाब को इसलिए मैंने अलग कर दिया क्योंकि परासरण दाब में थोड़ा बेसिक था कि परासरण किसे कहते हैं, प्रतिलोम परासरण क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है,
होता है, इसलिए मैंने वीडियो को अलग कर दिया है कि थोड़ा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, ठीक ना। जो आपको इतना टॉपिक दिख रहा है बिलियन चैप्टर से सभी के सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है। अगर आप सब इसको तैयार नहीं किए हैं तो तैयार कर लीजिएगा, और सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे भाई जितना वीडियो मैं बनाता हूँ ना, जिसका परिभाषा लिख कर लाता हूँ, एकदम आसान तरीके से लिख कर लाता हूँ, आप इस तरीके से नोट भी आप सब बना सकते हैं, ठीक ना। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और ये बिलियन का पूरा बेसिक वीडियो जितना था, जो इंपॉर्टेंट वीडियो था, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और मेरे भाई आप सबको मैंने पहले ही बताया था कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे सभी के सभी कवर कराए जाएंगे इस चैनल पे। और जितना मैंने लिखा है बिलियन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो मेरे भाई इस सबको क्लियर कर लीजिएगा। बिलियन चैप्टर से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 में 8 नंबर आपका क्लियर होगा अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक ना। पूरा का पूरा वीडियो मैंने बना दिया हूँ, ये बिलियन चैप्टर का एकदम अंतिम वीडियो था, पराशर दाब, ठीक ना। तो मेरे भाई आप सब पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक ना।